है आपका पाथवेड के अंदर ज्ञान की और एक नई मंजिल में। मैं आपका दोस्त कुमार। अभी तक मैं अध्याय नंबर 1 करा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत शासन अधिनियम 1947, ये सारे के सारे अधिनियम की कंपनी के कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट आए हैं। फिर 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंदर भारत चला गया, तो उसके बाद भारत शासन अधिनियम आए हैं आपके कहाँ से कहाँ तक, ये सारे कुछ मैं अध्याय नंबर 1 के अंदर करा चुका हूँ। साथ में मैंने अध्याय नंबर 1 के अंदर परीक्षा उपयोगी उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराए हैं, साथ में उनके उत्तर भी विद एक्सप्लेनेशन। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। यह वीडियो क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर मैं आपको भारत का संविधान का निर्माण बताऊंगा, और अगर टाइम रहता है तो मैं प्रस्तावना भी इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो बिना आपका समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यह अध्याय नंबर 2, संविधान का निर्माण। सबसे पहले संविधान का निर्माण के बारे में आपको मोटा मोटा एक चीज बता दूं कि इस अध्याय में मोटा मोटा भी ये सीखोगे कि भारत का जब संविधान का निर्माण हो रहा था, कि हमने हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी है, अथवा अर्थात अगर वो अच्छी रही तो हमने सीधी सीधी एग्जिट अप्लाई भी करी है। ठीक है, तो ये सब चीजें इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। संविधान के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रिटेन के समानतावादियों और सर हेनरी मैन ने किया, परंतु संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम फ्रांस और अमेरिका द्वारा अपनाया गया। यानी ये जो कॉन्सेप्ट था, ये किसने सबसे पहले वो अपनाया? फ्रांस और अमेरिका ने अपनाया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का की जो मांग थी वो 1895 में किसने की थी भाई? वो की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने उठाई थी। फिर 1922 में किसने उठाई? महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में विचार व्यक्त किया कि भारत संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1925 में महात्मा गांधी की शुरुआत की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली को रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। औपचारिक रूप से, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, और एम.एन. रॉय ने कब किया था? ये 1934-35 के बीच में किया था। ठीक है, याद रखना। जिसे 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय एवं मूर्त रूप से देने का कार्य किया। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि एम.एन. रॉय ने तो इसकी मांग करी कब? 1935 में की थी आई थिंक, या ठीक है। उसके साथ 1939 में पंजाब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय एवं मूर्ति रूप से देने का निर्माण किया था। मतलब फिर 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको सपोर्ट कर दिया, इस मांग को। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.वी. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब देखो ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ही बता दिया था कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें किन तीन सदस्यों के नाम जो कि उसमें थे। उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। ठीक है, साथ में क्रिप्स थे और साथ में अलेक्जेंडर थे। तो मैंने पीएसए की एक ट्रिक बताकर वो बता दी थी। कैबिनेट मिशन जो अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की। कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट कब पेश की भाई? 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान में कुल 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान में कितने सदस्यों की सीटें निर्धारित की गई थी? तो 389 थी। और इसका कैसा बंटवारा था भाई? 292 के समथिंग तो आपकी स्टेट थे, फिर 93 के आसपास आपकी प्रिंसली स्टेट थी, और 4 थी आपकी कमिश्नरी स्टेट। ये सब मिलकर 389 बना रहे थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया। ठीक है, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी प्रांत। ठीक है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना कि जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे, यानी जो कमिश्नरी स्टेट थी, उसमें सबसे पहले आपकी दिल्ली आ गई, अजमेर मारवाड़ आ गया, साथ में कुर्ग और कौन था? बलोचिस्तान। ठीक है, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और बलोचिस्तान। अब ये कहाँ पर है? दिल्ली तो सबको पता है, अजमेर मारवाड़ भी सबको पता है। कुर्ग कर्नाटक के एक क्षेत्र में है आई थिंक, या फिर आप इसे गूगल करके मुझे बता सकते हो कहाँ है, क्योंकि मुझे गुजरात का लग रहा है। बलोचिस्तान ये पंजाब के सिंध प्रांत के बगल में पड़ता है बलोचिस्तान, और हाल ही में यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने गए, यानी प्रिंसली स्टेट, यानी जहाँ पर राजाओं का शासन था। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए, जिसमें प्रांतीय विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य 296 सदस्यों में से कांग्रेस के कितने थे भाई? 208 कांग्रेस के थे। 296
फिर वोटिंग हुई, 208 कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के 73 थे और विभिन्न जो छोटी पार्टियां थी उनके 7 व स्वतंत्र तथा निर्दलीय प्रत्याशियों की 8 सीटें मिली। ठीक है, अब इसके बाद संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधित्व किसने किया था? संविधान सभा में महिलाओं की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीजीएल के अंदर पूछा जा चुका है। इसलिए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, वहीं अनुसूचित जाति की सदस्य 26 थी आपकी, और अनुसूचित जनजाति की सदस्य कितनी थी? 33 थी। तो आप इसे याद कर लो, 15, 26 और 33। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा के महिला सदस्यों की संख्या 15 है। सुचिता कृपलानी सबसे पहली आती है। सुचिता कृपलानी ये कौन से उत्तर प्रदेश की? ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम भी बनेंगी सुचिता कृपलानी। मैं बोलूं भारत की पहली महिला सीएम, अब बोलोगे सुचिता कृपलानी। विजय लक्ष्मी पंडित की भी उत्तर प्रदेश से आती थी। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगम एजाज रसूल, ठीक है, बेगम एजाज रसूल। अगर मैं बोलूं कि उन 15 महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला का नाम बताइए, तो आप बोलोगे बेगम एजाज रसूल, ये भी उत्तर प्रदेश से थी। पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से आती थी। हंसा मेहता बंबई, लीला राय पश्चिम बंगाल, रेणुका राय, मालती चौधरी, अनुपम स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, और ऐसे ही दक्षिणयानी वेलायुधन और एनी मसरीनी। त्रिवर्णकोर, अब देखो जो त्रिवर्णकोर है ये वर्तमान का केरल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या में उत्तर प्रदेश से 5, बिहार से 1, मध्य प्रांत से 1 और बंबई से 1, उड़ीसा से 1, पश्चिम बंगाल से 2, त्रिवणकोर जो वर्तमान का केरल है वहां से 1 सदस्य प्रतिनिधित्व किया। भीमराव अंबेडकर सर्वप्रथम 1946 में चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, 1946 में चुनाव हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए? पूर्वी बंगाल में चुने गए, परंतु भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, मतलब जहां से भीमराव अंबेडकर चुने गए थे वो क्षेत्र उस समय पूर्वी पाकिस्तान के अंडर में आ गया, तो वो सीट तो खाली हो गई। तो फिर क्या हुआ? तो भीमराव अंबेडकर जी को दोबारा चुनाव लड़ाया गया। तो देखो, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए बंबई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय सीट के, ये इंपॉर्टेंट है कि पूना संसदीय सीट के कौन थे? एम.एन. जयकर से त्याग पत्र दिलाकर रिक्ति कराई, यानी कि वहां पर कौन थे? एम.एन. जयकर थे, उनसे त्याग पत्र देकर रिक्ति कराई और फिर वहां से बी.आर. अंबेडकर जी को चुनाव से वहां जीत दिलाई। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे, पर जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। यहां से क्वेश्चन समझ लो कि अगर मैं क्वेश्चन ये क्रिएट कर दूं कि भारत के संविधान सभा में कौन 2 नेता थे जो कि शामिल नहीं हुए, तो आप क्या बोलोगे? एक महात्मा गांधी थे और ऑब्वियसली ये तो अपने देश लेके निकल चुके थे। ठीक है, ये दोनों शामिल नहीं हुए। अब आती है संविधान सभा की कुछ बैठकें। सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होती है। 6 दिसंबर, ठीक इसके 3 दिन बाद। ठीक है, और हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब संविधान सभा की स्थापना हुई थी तो कौन सी प्रथा के अनुसार हुई थी भी? फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुई थी। ठीक है, उसके ठीक 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की पहली बैठक है। यहाँ तो बन गई, 3 दिन बाद पहली मीटिंग होती है। दिल्ली के कष्ट, कहाँ था ये? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जिनकी वाइफ आती है सुचिता कृपलानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं मोटा मोटा एक चीज बता दूं कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो 6 अगस्त 1946 को हो गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1946 को पहली बैठक हुई। तो उस टाइम एड्रेस किसने किया था, यानी संबोधन किसने किया था? अब बहुत बच्चे पूछे भैया संबोधन क्या होता है, कि मतलब 10 अगर मीटिंग में सब लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति जो सबसे पहले आके माइक पे संविधान सभा को क्या करता है, वो एड्रेस करता है, उस प्रक्रिया को संबोधन यानी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग ने अलग संविधान की मांग और निर्वाचित संविधान के बहिष्कार का निश्चय किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूं। सबसे पहले 9 अगस्त 1946 को भाई संविधान सभा बन गई। ठीक, उसको एड्रेस किसने किया? वो किया जेबी कृपलानी ने। उसकी अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये परमानेंट नहीं थे, ये अस्थायी थे। क्यों अस्थायी थे? क्योंकि उस समय उस समय संविधान सभा ने ये डिसाइड किया कि अभी के लिए अध्यक्ष उसको ही बना देते हैं जो हम सब में सबसे वरिष्ठ है, सबसे वरिष्ठ यही व्यक्ति थे उस समय। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो स्थिति थी वो संविधान सभा में कमजोर थी, तो उन्होंने क्या, किस चीज की डिमांड करने लग गए? वो अपनी अलग देश की मांग करने लग गए। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में 211 सदस्य थे।
ठीक है, पहला पॉइंट, 9 अगस्त को भाई पहली बैठक हुई, कितने लोग थे, 211, किसने एड्रेस किया, जेबी कृपलानी ने, कौन अध्यक्ष बने अस्थायी रूप से, कौन थे भी, सच्चिदानंद सिन्हा। 4 क्वेश्चन क्रिएट हो गए देखो एक ही पैराग्राफ से। मुस्लिम लीग की बैठक का बहिष्कार करने के कारण 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, कब, ठीक इसके 2 दिन बाद, देखो 6 अगस्त को बनी, 3 दिन बाद 9 अगस्त आया, 9 अगस्त को पहली बैठक हुई। ठीक है, फिर 2 दिन बाद 11 अगस्त को हमने अपने स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए, जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का जब निर्माण है, देखो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जो अगला हेडिंग है वो है भारतीय संविधान का निर्माण, तो इसी हेडिंग को थोड़ा सा रिपीट किया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 अगस्त को 1946 को हुई, नई दिल्ली के कहाँ हुई, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य है, मतलब सबसे एज्ड थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी व टी.वी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। ये देखो महत्वपूर्ण है। 3 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, एड्रेस किसने किया था, यानी कि भाई संबोधन किसने किया था, आपको जेबी कृपलानी। उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष यानी जो अध्यक्ष थे, एक पद छोटा सा नीचे होता है, वो एच.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी थे। आपके स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, वो चुने गए आपके 11 दिसंबर को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, 9 अगस्त। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, 6 अगस्त 1946। ठीक है, अब 11 अगस्त 1946 को क्या होता है, 11 अगस्त 1946 को संविधान की सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया। अब देखो, संवैधानिक सलाहकार ये एक तरह से एडवाइजरी बॉडी थी, एडवाइजरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, आपके बी.एन. राव थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिससे भारतीय संविधान में 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो इसमें देखो 13 दिसंबर 1946 को भारत के जो नेहरू जी थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला गया। इसके अंदर मोटा मोटा है भारत का संविधान कैसा होने वाला है, भारत के संविधान में किस प्रकार से न्याय मिलेगा, 3 प्रकार से न्याय मिलेगा। ठीक है, भारत के संविधान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, इस टाइप से पूरा उद्देश्य प्रस्ताव था। और ये 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान में ऐड कर लिया जाता है, किस नाम से, प्रस्तावना के नाम से, ठीक, प्रेम्बल के नाम से। ठीक है, ये मैंने छोटा सा आपको उद्देश्य प्रस्ताव की हिस्ट्री बता दी, जिससे संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए। बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप ले लिया इसने। ठीक है, संविधान सभा की अब कुछ समितियों की बात करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को तीव्र से पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया, जिसमें से 8 प्रमुख समितियां यानी बड़ी बड़ी समितियां 8 थी, उनके अंडर में आती थी, और 16 बड़ी समितियां। सबसे पहली संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ह्यूमन राइट्स के अंडर में थे। इसके बाद कुछ उप समितियां भी हैं। सबसे पहले जो उप समिति आती है वो आती है मौलिक अधिकार उप समिति। ह्यूमन राइट्स की उप समिति कौन थी, जेबी कृपलानी, ये वही देखते हैं जिन्होंने 9 अगस्त 1946 को पहली बार संविधान को एड्रेस किया। फिर आती है अल्पसंख्यक उप समिति किसकी, माइनॉरिटीज की, ये थी एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, उसके आगे प्रांतीय संविधान समिति, इसके अंडर में आते हैं आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर संचालन समिति, तो संचालन समिति के हेड कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति जिसे हम मसौदा प्रस्ताव भी कहते हैं, जो 29 दिसंबर को आई थिंक आता है, ये थे भीमराव अंबेडकर थे इसके। ठीक है, फिर राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता हेतु, वो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समितियां हैं, अगर एग्जामिनर अच्छे लेवल का पेपर बनाता है तो इनमें से एक तो जरूर पूछ लेता है। अब कुछ छोटी समिति आती है, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से बहुत जबार क्वेश्चन पूछे गए। आवास समिति किसकी थी, पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथार्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज देखो राजेंद्र प्रसाद। संविधान के कार्यकारिणी संबंधी समिति, जी.वी. मालवंकर। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के.एम. मुंशी। और सदन समिति, पट्टाभी सीतारमैया। प्रारूप समिति देखो 29 अगस्त 1947 को आती है, कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे इसके हेड। ठीक है, इसके बाद बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप
तैयार करने के लिए सौंपी गई थी। अब देखो संविधान का प्रारूप यानी ढांचा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया था। इस समिति में भीमराव अंबेडकर जी को अगर मैं ऐड कर लूँ तो 7 सदस्य थे। और अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तो आप बोलोगे 7 सदस्य। अगर मैं पूछूं प्रारूप समिति के अंदर भीमराव अंबेडकर के सिवा और कितने सदस्य थे तो आप बोलोगे 6। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन घुमाया जाता है। सबसे पहले इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे भाई? समिति की अध्यक्षता करते थे BR अंबेडकर, ठीक है। फिर N गोपाल स्वामी अयंकर थे इसके अंदर, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर KM मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला। अब देखो ऊपर क्या याद करूँ, अब ये तो आपको पता लग गया BR अंबेडकर, फिर अयंकर याद कर लेना, अय्यर और मुंशी, ठीक है। देखो पूरा मैं भी समझता हूँ सिलेबस बहुत बड़ा है तो इसलिए हमें छोटी मोटी शब्दों को छोटा करके याद करना ही पड़ेगा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी समझ में आ गया। अब जो BL मित्र थे, BL मित्र ये क्या करते हैं, ये इस्तीफा देता है किसी कारणों से और इनकी जगह N माधवन आ जाता है और DP खेतान की मृत्यु हो जाती है इस कार्य के दौरान, तो इनकी जगह कौन आ जाता है? TT कृष्णमाचारी आ जाते हैं। BL मित्र के त्यागपत्र देने के बाद N माधवन राव को सदस्य बना लिया गया। DP खेतान के देहांत के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को सौंपी, संविधान में पेश कर दी इन्होंने। शिब्बन लाल सक्सेना संविधान सभा के एकमात्र सदस्य थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, ये इंपॉर्टेंट है। शिब्बन लाल सक्सेना एकमात्र सदस्य जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। संविधान के प्रारूप में 114 दिन तक चर्चा की गई और इस दौरान प्रारूप का 3 बार वाचन किया गया। पहली बार हमारे संविधान का वाचन होता है वो आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरी बार इसका वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। दूसरे वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए जिसमें 2437 को स्वीकार कर लिया गया। तृतीय संविधान 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। इस प्रकार संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। इस कार्य लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा है। देखो ये मैं 1947 से 1950 की बात कर रहा हूँ, उनके बीच में कि उस टाइम जब संविधान निर्माण हुआ तो 64 लाख, आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रकम है, ये एक फॉर्चूनर आ जाएगी। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ? 8। आज कितने? आज भाग तो आज जो अनुसूचियाँ हैं वो आपकी 12 हो गई हैं वर्तमान में, ठीक है। जबकि वर्तमान में भाग कितने हो गए? 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। संविधान के कुछ अनुच्छेद में से 16 अर्थात ये वो अनुच्छेद हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उस दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। मैं बोलूँ संविधान सभा भंग कब हुई थी भाई? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। अवलोकन का मतलब है कि इंस्पेक्शन किया उन लोगों ने। जिस देश के संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी के दोनों संस्करण हस्तलिखित है। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा संविधान है और वो भी हस्तलिखित संविधान। सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। भारत के मूल संविधान में प्रेम बिहारी बोस रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा। कौन सी शैली में जी? इटैलिक शैली है वो। मूल संविधान को हिंदी में संस्करण किया वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, जो सुलेखित है। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ तकनीक में किया गया। इसके बाद
हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। मूल संविधान को नंदलाल बोस तथा राम मनोहर सिन्हा ने नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों में सुसज्जित किया, यानी कि इसकी डिज़ाइनिंग की। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारतीय संसद में लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे गैस सिलेंडर में रखा गया ताकि लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सके। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HV आयर एंकर, ठीक है, ये वही एंकर है जो कि हमारे प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान में बनने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। भारतीय संविधान की विशेषता, मैं इस संविधान के गुणों के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि इस लागू करने में वाले लोग बुरे हैं तो निसंदेह बुरा ही रहेगा। ये बहुत डीप बात कही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इन्होंने बोला कि भाई आप संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बट जो लोग इसको लागू कर रहे हैं वो लोग अगर करप्ट हों या फिर वो लोग बुरे हों तो कितना ही अच्छा संविधान हो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और ये बात 100% सही है, ठीक है। लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारत में मूल संविधान में कुल 395 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है। अमेरिका के संविधान में 7, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, कितने? खाली 7 अनुच्छेद। ऑस्ट्रेलिया में 128, कनाडा में 147, अफ्रीका के संविधान में 253, वहीं भारत के में 395। HV कामत ने इस विशालता के संबंध में कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। सर आइवर जैक्सन के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। सर आइवर जैक्सन ने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा। लचीले और कठोर संविधान का, ठीक है, भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का अच्छा संरक्षण यानी मिक्सचर है। यह ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और ना ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है, यह उसका मिक्सचर है। भारतीय संविधान की उद्देश्य का भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषित करती है। संप्रभुत्व संपन्न राज्य। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा जिसका आशय है कि भारत अपने आंतरिक बाह्य दोनों मामलों में किसी विदेशी सत्ता का अधीन नहीं है। इसका मतलब है संपूर्ण या संपूर्ण संपन्न, यही सॉवरेन कहते हैं जैसे इंग्लिश में। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया। गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवंशिक ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित होगा, ठीक है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता है, वो वाला सिस्टम नहीं है। जो जनता डिसाइड करेगी, जो जिताएगी, वही संविधान का वही हेड बनेगा। संविधान शासन, संघात्मक शासन। इसका मतलब क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में अनुसार भारत के राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ होगा। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 3 अनुसूचियाँ बनाई गई: संघ सूची, राज्य सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संविधान को संघात्मक ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संविधान सभा का एक अर्ध संघीय विधान है, प्रोफेसर के व्हीलर ने कहा है। यह एक ऐसा संघ है जिसमें विकेंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति सर आइवर जैक्सन ने कहा। और भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? ये ऑस्टन ने किया। ये इतना जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको अपने आप ही बता दूंगा, ठीक है। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। इसका मतलब क्या है भाई? भारतीय संविधान के ऊपरी ढांचा क्या है? संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। भारतीय संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों संविधान की विशेषता पाई जाती है। वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में प्रारंभ में ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। मूल संविधान में मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी वो क्या थी? 21 वर्ष थी। बट 61वां संशोधन होता है 1989 में, जिसमें मतदान की जो आयु है वो 21 से घटा के 18 कर दी जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। 44वें संशोधन 1978 में
द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया और कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जो आर्टिकल नंबर 301 या 300 का में कर दिया गया। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संविधान सभा के भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल तक जाते हैं। डीपीएसपी का प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से जी? आयरलैंड से लिया गया है। संविधान में इन तत्वों के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वह जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करे। बट ये डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, यानी कि अगर कोई सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, सरकार अपनी आंतरिक इच्छा से इस चीज़ को लागू करेगी। भीमराव अंबेडकर ने राज्य के डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा। ये इंपॉर्टेंट है जी। डीपीएसपी को क्या कहा? अनोखी विशेषता। ऑस्टिन ने डीपीएसपी को क्या कहा? तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथित है के.टी. शाह ने कहा कि भाई जब राज्य का मन होगा वो डीपीएसपी को संविधान जो अधिकार है वो लागू करेगी, और मन नहीं होगा तो नहीं करेगी। टी.टी. कृष्णमाचार्य ने निदेशक तत्वों को भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी। ठीक है, टी.टी. कृष्णमाचार्य ने एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप। देखो आप जानते हो कि भारत में एकल सिंगल सिटीजन चलता है। आप भारत के नागरिक हो, ना कि भारत के राज्यों को। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उत्तर प्रदेश हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे पास उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता होगी, अगर मैं नागालैंड से हूँ तो मेरे पास नागालैंड की अलग नागरिकता। ऐसा कुछ नहीं है। सब भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी नागरिक भारत के नागरिक हैं। राज्यों वाला जो आपकी डुअल सिटीजनशिप है वो भारत में लागू नहीं है, जैसा अमेरिका में है। इस चीज़ को याद रखें। संविधान सभा में हेनरी दोहरी नागरिकता प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम संघ और द्वितीय राज्य की अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बट भारत में नहीं है। ठीक है, जबकि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, किसी भी राज्य का नहीं। ठीक है भाई। धर्मनिरपेक्षता राज्य, इसका मतलब क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए संविधान किसी विशेष धर्म को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, स्वीकार करने का, उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। समाजवादी राज्य की स्थापना। समाजवादी राज्य का मतलब क्या? ये शब्द जोड़ा गया था आपका 42वें संशोधन 1976 में। अब एक हिंट याद कर लो, 1976-42वें संशोधन में हर बस ऐड हुई है चीज़ें, एडिशन हुआ है। बट मैं बोलूँ 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ है उसमें चीज़ें घटती हैं, उसमें चीज़ें हटाई गई हैं। तो अब जल्दी इजी से याद हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारत का यह लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया जहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर ऊपर की ओर चलेंगे। विधि का शासन। भारतीय संविधान विधि का शासन स्थापना करता है, यानी विधि मतलब होता है कानून का शासन। विधि के शासन का अर्थ है कानून सर्वोपरि है तथा सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। उसके बाद एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापना करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आशय यह है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य किसी अंगों विधायिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। अब आता है कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें क्या है भाई? भारतीय संविधान का संक्षेप किस रूप में लिखा गया है? संरचना और संघात्मक भावना में एकत्रीकरण। किसने कहा है कि भारतीय संविधान समय अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है? ये B.R. अम्बेडकर ने कहा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने कहा। देखो आप एक पेज ले लो, मैंने इस क्लास के अंदर जितने भी स्टेटमेंट बताए भाई B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, या टी.टी. कृष्णमाचार्य ने क्या कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या संज्ञा दी है, तो ये सब इस पेज पे लिख लो। ठीक है, दोबारा इस क्लास को देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पेपर अगर टफ बनता है तो यहाँ से जरूर उठ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई बच्चे से याद नहीं करते, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। बम्बई ने क्या बोला भाई? बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय संविधान परिसंघीय संविधान है। फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, आधारभूत तत्व, एकल कार्यपालिका। भारत संविधान कैसा है? क्या अंशतः तो कठोर है, अंशतः ही लचीला है। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान के स्रोत, ये महत्वपूर्ण है भाई। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, एक पेज ले लो, अब जो बताऊँगा वो सब के सब पेज पे लिखते जाना। ठीक है, आपके नोट्स भी छोटे, जितने छोटे नोट्स उतने अच्छा। हमें पेपर नहीं भरना, हमारे एग्ज़ाम ऐसा नहीं आता कि हमें 10-10 शीट भरनी होती है। हमारा टिक मार्क वाला पेपर है ये। ठीक है, तो जितने छोटे नोट उतना अच्छा पेपर।
भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। संविधान का निर्माण के समय संविधान सभा में 60 देशों का संविधान अवलोकन किया। इनकी अच्छी बातों को जो भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुकूल है उन्हें निसंकोच अपने संविधान में ग्रहण कर लिया गया। इसलिए भारतीय संविधान का उधार का थैला भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का सर्वप्रथम भारत के अधिनियम 1935 का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जी। मैं बोलूँ भारतीय संविधान का लगभग 60% भाग भारतीय संविधान 1935 से आया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यूएसए से क्या क्या उठाया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले चीज़, ह्यूमन राइट्स कहाँ से आए हैं, यूएस से आए। प्रियम्बल का विचार, यहाँ पे देखो, थॉट ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का थॉट यूएस से आया। न्यायिक पुनर्विलोकन, इसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, यानी अगर सरकार कोई कानून बना देती है और भारत की न्यायपालिका को ये लगता है कि ये तो भारत के लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है, तो भारत का न्यायालय इस कानून को पुनर्विलोकन कर सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 61 के अंदर आता है भारत के। इम्पीचमेंट का मतलब होता है, महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने वाली प्रक्रिया। प्रावधान यूएसए से लिया गया। देखो 4 चीज़ें बता दी, ह्यूमन राइट्स, प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, और राष्ट्रपति का पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता यानी सबसे ऊपर कौन रहेगा, लॉ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी हमारे में। लोक जनहित याचिका PIL, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लो, क्योंकि देखो PIL जो होती है ये बहुत ज़्यादा टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ये यूएसए से। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि यूएसए से ली गई है जी। संविधान संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। अब देखो यार, संविधान संशोधन में राज्य विधायिका वो द्वारा अनुमोदन का प्रावधान है, यानी कि किस टाइप से संशोधन किया जाएगा। मैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 368 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब ब्रिटेन से हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने अपनी जो संसद है का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सिस्टम है संसद का, वो सब कुछ हमने ब्रिटेन से ही उठाया। संसदात्मक प्रणाली, ठीक है। एकल नागरिकता, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे ही ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, ऐसे 2 हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून कैसे बनेगा, ठीक है, कि भाई लोकसभा में आएगा, लोकसभा के लोग उसे टिक करके भेज देंगे, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के लोग उसे रेक्टिफाई कर देंगे, फिर ऊपर राष्ट्रपति के पास जाके साइन कर दो, हो गया, बन गया काम, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये यूके से ली गई है। संसद विधानमंडलों की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत कर निर्णय, ठीक है। एकल न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। और विधायिका के में अध्यक्ष की भूमिका, विधायिका के सदस्यों की विशेषाधिकार एवं अनुमुक्ति, ठीक है। अब आयरलैंड से क्या लिया, DPS पे भाई यही कही है, सबसे हर किसी को रटा पड़ा ही तो, बट और क्या लिया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था एवं निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लग रहा है वो तो हमने यूएसए से उठा लिया जी, महाभियोग यूएसए से लगेगा, ठीक है। बट राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो पद्धति है वो हमने आयरलैंड से लिया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीय यानी नॉमिनेट कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहता है जिसे, ठीक है। ये हमने आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, अब देखो मैंने बोला प्रस्तावना का जो विचार है वो तो यूएसए से लिया है, बट उसकी जो भाषा रहेगी ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागमन की स्वतंत्रता, आवागमन, यानी कि एक स्टेट से दूसरा राज्य पर जाओगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये संसद के दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग, आर्टिकल नंबर 108 है शायद ये, या फिर 110, ये आप लोग कंफर्म करके मुझे इस क्लास के खत्म होने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अपनी कॉपी में लिख लो साइड में कि भैया ने आर्टिकल नंबर 10 के बारे में पूछा या आर्टिकल नंबर 110 के 8 के बारे में पूछा था। रशिया, TPSP आयरलैंड आ गया, मूल ह्यूमन राइट्स यूएसए आ गया, बट मूल कर्तव्य जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन देकर गया, अभी रशिया देकर गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, यानी कि जो हमारा न्याय है कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रशिया से, और पंचवंशीय योजनाएं जो कि रशिया से ली गई, ये 3 चीज़ें। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है जी, कनाडा के संविधान से संघीय स्वतंत्र प्रणाली, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी आर्टिकल नंबर 143,
ठीक है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार में विधेयक सुरक्षित रखना, वीटो। फ्रांस ने मोटा मोटा 3 ही चीज लिया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्श। प्रस्तावना के अंदर जो 3 जो अमेंडमेंट होता है, ठीक है, और 3 शब्द जुड़ जाते हैं, वो 3 यही थे। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। अगर मैं बोलूँ विधि बनाने की जो विधि निर्माण प्रक्रिया, तो आप बोलोगे भाई ये है यूके, यानी कानून कैसे बनेगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी का सिद्धांत यानी कानून का शासन, ये जापान से। प्रोसेसर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये है जापान से। जर्मनी, वाइमर संविधान जो इसका था। आपात के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आर्टिकल नंबर 356, ठीक है, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को जो सस्पेंशन कर दिया जाता है, वो जर्मनी से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से एक ही चीज़ ली है, आर्टिकल नंबर 368, संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम, सबसे ज़्यादा प्रभाव है इसका। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, यानी ठीक है। फिर आपात संबंधित प्रशासनिक विवरण, बट इसमें जो ह्यूमन राइट्स का अगर मैं बोल दूँ सस्पेंशन होगा, वो जर्मनी के संविधान से होगा। भारत के नियंत्रण, महालेगा, कैग, CAG, ये 1935 से आए हैं। और क्या क्या है, बट ये अभी चैप्टर होता है यहाँ पे समान, ठीक है। मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको भारत के संविधान के अंदर कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है ये बता दिए। साथ में मैंने भारत के बड़े बड़े नेताओं के भारत के संविधान के प्रति जो मत रहे हैं, प्रस्तावना के प्रति जो मत रहे हैं, वो सब मैंने बता दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन है, अगर मैं ठीक हूँ तो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जो इसका प्रश्न नंबर 1 है, वो है भारत में निम्नलिखित में से सर्वोपरि कौन है। भाई भारत के अंदर सबसे ऊपर कौन है? संसद है, उच्च न्यायालय है, या प्रधानमंत्री? जी नहीं, हमारा संविधान है सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। अब 13 दिसंबर 1946 को संविधान में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने पेश किया? उद्देशिका, जो 22 जनवरी 1947 को आपकी प्रस्तावना के नाम से भारत के संविधान में ऐड होती है, ठीक है। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष शामिल किया गया? तो मैंने बोला जो भी एडिशन हुई है वो हुई है 42वें संशोधन 1976 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 1976 में सब चीज़ें ऐड हुई हैं। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 14 में कानून के लिए समता समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भैया ये ली गई है आपकी, यानी कानून के सामने सबके सब समान है, यानी कानून की तलवार चलेगी तो ये नहीं देखेगी कौन अमीर है, कौन गरीब है, कानून सबके लिए समान है। ये शब्द ये जो चीज़ है, आर्टिकल नंबर 14 है, ये हमारा किससे लिया गया है? ब्रिटेन संविधान से। अब आप पूछोगे भैया आर्टिकल नंबर 14 तो आपका ह्यूमन राइट्स से हो गया, ह्यूमन राइट्स तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं, तो फिर ये ऐसे कैसे, ये कहाँ से आ गया? बट सुनो, ह्यूमन राइट्स जो है हमने जी हाँ अमेरिका से लिया, बट जो ये लाइन है ना, कानून के समक्ष समानता, ये जो शब्द, ये लाइन है आर्टिकल नंबर 14, ये एक आर्टिकल है जो कि बहुत कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। ब्रिटेन से लिया गया है ये, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो इसकी जो एकात्मक व्यवस्था है, क्या कठोर संविधान है? जी नहीं, हमारा तो कठोर और संविधान है, कठोर और लचीला भी है। संविधान की सर्वोच्चता है, ये बात तो सही है जी, संविधान की सर्वोच्चता तो है, बट यहाँ पे इसने ये नहीं बोला, इसने ये पूछा है कि एकात्मक विशेषता, तो ये आपका है एकीकृत न्यायपालिका, यानी हमारे संविधान की में एकीकृत न्यायपालिका है कि सबसे पहले सेशन कोर्ट, उसके आगे आपके हाई कोर्ट, देन उसके आगे आपके कौन से हो गए? सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं कि भाई राज्यों का अलग हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट होएगा, नहीं, एक सिंगल सिस्टम है, एकीकृत है। भारतीय संविधान में समानता शब्द किससे संदर्भित करता है? तो जो समानता शब्द है, इसका मतलब बस यही है कि समानता, देखो शब्द सुनो, इसका मतलब यह है कि भाई कोई इंसान भारत के अंदर ना तो बहुत ज़्यादा अमीर है या गरीब, इसके आधार नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसने बोला कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी भारत के सिटीजन हैं, वो सबके सब समान हैं, किसी को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ये रहा भारतीय सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, यानी कि देखो इसमें क्या है, हम भारत के लोग सब समान हैं, हमें से किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं कि भाई मेरे पास स्पेशल बम बनाने का भारतीय संविधान ने अधिकार दे, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर किसी ने बोले भाई मेरे पास तो पंख लगा के उड़ने का अधिकार दे रखा है भारतीय संविधान ने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ डेवलप कर रहे हो तो आप सबके सब समान हो, देखो कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग हो भाई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के बारे में सही है? ठीक है, तो भारत के संविधान के बारे में सही है। क्या दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है?
संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? जी नहीं। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है और संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ठीक है, तो सुनो, दोबारा इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो इसमें से जो ABC ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें बताना है भाई कौन कौन सी बातें भारतीय संविधान के लिए सही है। सबसे यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? जी हाँ, लिखित संविधान है, ये तो सही है। उसके बाद आपका यह संविधान कौन, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, केवल ए। नहीं जी नहीं, भारत, ये गलत है स्टेटमेंट। भारत में संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। हमारे भारत के अंदर संविधान सर्वोच्च है और ये इस पॉइंट का सही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी, यानी कि इनकी अध्यक्षता में ये आयोजित नहीं हुई थी, तो ये कौन सी समिति थी जी? ये समिति थी आपकी ये समिति है संघ, ये संचालन समिति, ये ठीक है। ये समिति जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आई नहीं थी। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? पहली बार जो बैठक हुई थी वो बोला भाई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस बैठक का जो एड्रेस किया था वो आपका किसने किया था बताओ? शुरुआत में बता दिया था मैंने। किसने इसका बैठक अध्यक्षता की? JB कृपलानी ने की थी। ठीक है। MN रॉय ने पहली बार संविधान सभा की मांग करी थी 1934-35 के बीच में, ये बता चुका हूँ। भारत के लिए एक संविधान सभा का पहली बार विचार डैश द्वारा पेश किया गया, तो ये किसके द्वारा पेश किया गया जी? MN रॉय के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है भाई इसमें? संभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी, बात सही है। पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब पहली बार हमारे संविधान सभा के जो सदस्य बने थे वो वोटिंग से नहीं बने थे जी। हमने एक MLA चुना, उन MLA ने वो सदस्य चुने थे, यानी कि इनडायरेक्टली चुने गए थे वो। दूसरा, अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों सिखों का विशेष प्रतिनिधित्व मिला, तो ये बात सही है। अल्पसंख्यक के रूप में विशेष मुसलमानों और सिखों को प्रतिनिधित्व मिला था, तो इसका आंसर कौन होगा? डी होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान से ली गई है? तो मैंने बोला प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ए, डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश के में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। भाई क्या आप मानोगे जी? आप संविधान को ही तो एक्सेप्ट करोगे सर। ठीक है, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संसदीय। भारत के संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। डैश संविधान दिवस, अब देखो संविधान दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं बहुत बार कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है जी? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनके रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ये। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की एक विशेषता नहीं है? एक विशेषता नहीं है। द्विसदनीय विधायिका, जी है ये तो। ठीक है, यही तो नहीं है द्विसदनीय विधायिका। एकीकृत न्याय व्यवस्था, ये भी सही है। एकल नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, बट पहला वाला नहीं है, द्विसदनीय विधायिका नहीं है हमारी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो कौन सी है जी? वो है संघवाद। भारत राज्यों का एक ग्रुप है, आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, 17 का डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो संघीय विशेषता नहीं है, तो इस क्या दोहरी सरकार? हाँ जी, राज्यों की सरकार अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। ठीक है, क्या शक्तियों का विभाजन? हाँ जी, राज्य सरकार में अलग शक्तियां प्राप्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी अलग शक्तियां है, पर ज्यादा शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लिखित संविधान, ये भी सत्य है, बट भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में अखिल भारतीय सेवाएं नहीं थी। ठीक है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, इसमें जो कथन सही है वो है आपका संविधान सभा में मई 1947 को राष्ट्रमंडल की सृष्टि हुई, जी नहीं। संविधान सभा ने जनवरी 1948 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, जी नहीं। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, जी नहीं। ये है इसका
संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत इसको भी जनवरी यानी 24 जनवरी को अपनाए गए हैं ये सब चीजें, ठीक है। हमारा प्रतीक चिन्ह भी 24 जनवरी को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का 10वां सत्र कब से कब तक चला? तो ये भाई आपका चला था 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच तक चला है। भारतीय संविधान डैश द्वारा लिखित है, तो किसके द्वारा लिखित है ये? तो ये लिखा है आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखित है ये। संविधान सभा की पहली बैठक आपको बता ही दिया है 9 अगस्त 1946 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों में डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, मतलब भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसको हस्ताक्षर किए थे जब ये बनके तैयार होता, ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ये वही है जो 1935 में संविधान सभा की मांग करेंगे लीगली। निम्नलिखित में से यानी कि बी एन राव, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो हमारे एम जी महाराज यानी महात्मा गांधी जी नहीं थे, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री, तो मैंने देखो जब मैंने अध्याय 1 पढ़ाया तभी मैंने बता दिया था, ये सारे मंत्री बताए थे कि भाई स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या पीना चाहिए जिंदगी में? अमृत, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है वो कुछ इस प्रकार है कि भारतीय संविधान ने सिंगल सिटीजनशिप, मैंने मतलब संसदीय से रिलेटेड सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से आई है? यूके से आई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या आया है भाई? कंकरेंट लिस्ट आई है, ठीक है। अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, ह्यूमन राइट्स लिए हैं, ठीक है। कनाडा से हमने क्या लिया है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्रता समानता बंधुत्वता के सिद्धांत को किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है 42वां अमेंडमेंट होता है आपका 1976 में, फ्रांस के संविधान से ये चीज उठाई जाती है, ठीक है। भारत के संविधान ने डैश के संविधान से संशोधन प्रक्रिया 368 आर्टिकल नंबर संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश की संविधान जिससे वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वो आपका है कानून के भाषण का विचार ब्रिटिश, ये भी सही है जी। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका, ह्यूमन राइट्स, राज्य के डीपीएसपी आयरिश से लिए गए हैं, ये भी सही है। पर स्वतंत्रता समानता ये कनाडा से नहीं लिए गए हैं, ये फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर ये आपका 42वां संशोधन 1976 में होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूएसएसआर से ली गई है? तो यूएसएसआर से क्या ली गई है? अभी पंचवर्षीय योजना ली गई है, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है। मौलिक अधिकार यूएसए प्रस्तावना, आप बोलोगे यूएसए, ठीक है। समानता सूची ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो अपशिष्ट शक्ति यानी जो एक्स्ट्रा पावर्स रहेंगी वो किसके अंडर में चली जाएंगी? अपने आप वो जाएंगी आपकी केंद्र यानी कनाडा के अंदर, मतलब कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान ने भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किया? मतलब संविधान सभा ने भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो आप कहोगे कि संविधान बनने से ठीक लागू होने से ठीक कुछ महीने पहले, कब? 26 नवंबर 1949 को। और यही रीजन था कि 26 नवंबर को हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 से, जिसमें डैश रियासतें थी। कितने रियासतें थी? 93 रियासतें थी, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे आपके। भारत के संविधान में राज्य के डीपीएसपी सिद्धांतों को डैश संविधान से लिया गया, किससे जी? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? क्या आप राज्यों के नागरिक हो या भारत के नागरिक हो? जी नहीं, हमारा भारत के नागरिक है, हमें राज्यों के नागरिक की सिस्टम नहीं दिया गया, यानी कि हम सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश से लिया गया है? जी फ्रांस से लिया गया है, मैंने बता दिया है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष, ठीक है, सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन है आपके? वो आपके पट्टाभी सीतारामैया जी थे, ठीक है। भारत के संविधान को अपनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला थी? 15 महिला थी, 5 उत्तर प्रदेश से थी, 1 मुस्लिम महिला, उसका नाम क्या था? रसूल, ठीक है, आजाद रसूल, ठीक है। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो आप कहोगे ये संघवाद है, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के डैश अध्यक्ष बने। तो ये कौन से अध्यक्ष बने हैं जी भारतीय संविधान के? ये बने साख समिति के अध्यक्ष बने थे, ठीक है।
उसके बाद संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता मिली थी। तो देखो ये बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत रेयर ऑफ रेयर क्वेश्चन है। ये मिली थी आर्टिकल नंबर 8 सब क्लोज 1 के द्वारा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे भाई? प्रारूप समिति यानी जो इसमें ऐड कर रहे थे आपके ये जो 19 अगस्त 1946 को बनती है, सॉरी 29 अगस्त 1946 को बनती है, बी.आर. अम्बेडकर जी इसको हेड कर रहे होते हैं। इसमें 7 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य, एक में से एक सदस्य खेतान जी की मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह कोई कृष्णमाचार्य आते हैं और जो आपके मित्र थे वो आपके इस्तीफा दे देते हैं, उनकी जगह कौन आते हैं? माधवन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, जे.वी. मालवंकर भारत के संविधान सभा के डैश अध्यक्ष बने। तो कौन से अध्यक्ष बने हैं भाई? ये बने हैं कार्यकारिणी संबंधित समिति के अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों में संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो संपत्ति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वो आपके भीमराव अंबेडकर, सॉरी वल्लभी पटेल साहब थे। ठीक है, सरदार पटेल साहब, जिनको 1926 में सरदार की बारदोली की महिलाएं उपाधि देती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पता लग गया। ये इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ये क्या है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ पर ये अध्याय होता है खत्म। ये इसमें त्रिमाला हो गई है। अब देखो क्लास 1 घंटे के आसपास चली गई है, तो मैं जो दूसरा चैप्टर आएगा इसका वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप कर दूंगा। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, खाली 2 पेज का ही चैप्टर है वो। ठीक है, प्रस्तावना और 10 ही क्वेश्चन है उसके अंदर। तो आपको ये क्लास पसंद आई है, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि भैया आप ये चीज़ चेंज करो, ये चीज़ अच्छी है, तो आप प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको डेफिनेटली कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो बाय बाय, फिर मिलेंगे कल एक अच्छी क्लास में। ओके, पाथवेड ज्ञान की ओर एक नई मंजिल।